द ट्रिब्यूट, इसका हिंदी में मतलब होता है श्रद्धांजलि। क्या मतलब होता है? श्रद्धांजलि। और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझना। एज आई रीच्ड माय डेस्क इन द ऑफिस, लेखक कहता है जैसे ही मैं ऑफिस में, दफ्तर में अपनी डेस्क पे पहुंचा, अपनी टेबल पर पहुंचा, माय आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर, तो मेरी निगाहें एक पत्र पे रुक गई। मेरी निगाहें एक पत्र पे पड़ी। इट कंटेन्ड दैट फैमिलियर पेटाइट हैंडराइटिंग ऑफ माय एल्डर ब्रदर। ये जो लेटर था, इसके ऊपर मेरे बड़े भैया की छोटी छोटी, पेटेट का मतलब होता है जो छोटी छोटी आकर्षक लिखावट होती है। एक व्यक्ति होता है जो छोटे छोटे अक्षर लिखता है, तो वो छोटे छोटी आकर्षक लिखावट थी मेरे भैया की। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी, काफी लंबे समय के बाद उसने मेरे को पत्र लिखा था। I shrank within from not writing letters from all these days. मेरे को शर्म सी महसूस हुई। श्रृंख का मतलब घुटन महसूस होना, अपने आप को छोटा महसूस करना, सिकुड़ा हुआ महसूस करना। किस बात के लिए? इन दिनों में मैंने घर पर कोई पत्र नहीं लिखा था। इस बात से मुझे किसका आभास हुआ? घुटन से आभास हुई, अपने आप का छोटापन महसूस हुआ। In my students, I was almost a routine affair. Question बनेगा, what was the writer's routine affair in his student days? यानी स्टूडेंट डेज के दौरान लेखक का रूटीन अफेयर क्या था? लेखक की एक दिनचर्या, मतलब लगातार रेगुलर होने वाला कार्य क्या था? I used to go home to that distant village on a रिक्टी बस। रिक्टी बस का मतलब होता है खड़खड़ाहट करने वाली, यानी ऐसी बस जिसकी फिटिंग लूज होती है और जब वो चलती है तो आवाजें आती है। तो उस बस के अंदर में गांव जाता था, कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी। यात्रा की थकावट की कोई परवाह नहीं होती थी। खटारा बस है, इसके बावजूद भी उसके अंदर बैठकर आराम से गांव जाना और एंजॉय करना। खटारा बस में बैठ के जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी थकावट होती थी उसका आभास नहीं होता था। तो लेखक कहता है ये मेरा रूटीन अफेयर था। माई होम, माई विलेज, they used to pull me away from the moribund city life. moribund city life का मतलब होता है, moribund का मतलब होता है मृत प्राय, यानी निर्जीव, जिसमें जी न लगे। मेरा गांव, मेरा घर, इस शहर के निर्जीव से जीवन से मुझे अपनी तरफ खींचते थे। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। शहर के जीवन से जब मैं कंपेरिजन करता था तो मेरा गांव, मेरा घर मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो लेखक क्या कहता है, उस जमाने में जब मैं शहर में पढ़ता था, शहर में रहकर पढ़ता था, तो रूटीन अफेयर था मेरा गांव जाना। देखते थे कब शनिवार आएगा कि हम गांव जाएंगे, कब सैटरडे आएगा कि हम गांव जाएंगे। और जैसे ही वो दिन आता, तुरंत जाकर बस के अंदर वो कटारा बस ही थी, लेकिन उसमें बैठकर जाना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेरा गांव, मेरा घर मुझे इस शहर के निर्जीव से जीवन से अपनी तरफ खींचते थे, क्योंकि वहां आत्मीयता होती थी।
यहाँ शहर में आप रोड पर आपको कोई मिल जाए, किसी को आप मिल जाओ, कोई परवाह करता है क्या? बहुत सारे लोग का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वहां आदमी पड़ा है, तड़प रहा है, लेकिन कोई उसके नजदीक नहीं जाएंगे, अरे हो गया चलो करो, अपना क्या लगता है? ये मेरी कौन लाइफ? ऐसे लोगों का जीवन, जिनकी आत्माएं, जिनकी भावनाएं मृत है, मर चुकी है, और घर बिना काम के लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। अरे आ गया क्या आज तुम? और कैसा है, घर पे कैसे हैं, सारी चीजें, चला जाना तो क्या जल्दी है, बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ खाने पीने का ऑर्डर होता है, वो मेल मुलाकात या नहीं हो। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकर कहता है लेकिन अब सब कुछ बदल गया, अब सब कुछ बदल गया। A lot of cobwebs have settled around me. मेरे चारों तरफ बहुत सारे मकड़ी के जाले इकट्ठे हो गए। मकड़ी के जाले जानते हो ना? यदि एक मकड़ी का जाला उठाकर आपके चेहरे के लगा दिया जाए सामने, तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो, आपको दिखना बंद हो जाएगा या सुनना बंद हो जाएगा, कुछ बंद हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मतलब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता भी रहेगा और आपको और पता भी लगेगा। तो लेखक वो कहता है कि अब बहुत सारे मकड़ी के जाले मेरे चारों तरफ आ गए। मकड़ी के जाले मतलब स्वार्थ रूपी जाले। I am swept by that invisible tide of time and business. और समय तथा व्यापार का जो जवार है, उस जवार में किसी न किसी प्रकार से मैं बह गया। कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि टाइम ही ऐसा था, टाइम के अंदर आदमी बह जाता है। क्या था क्या हो गया, कल क्या था आज क्या हो गया, आज क्या है कल क्या हो जाएगा। समय के अनुसार व्यक्ति बदल जाता है। तो लेकर कहता है मैं भी समय की जवार में, बिजनेस के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में क्या हो गया, बह गया। आई वॉज स्टूडेंट इन भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ा करता था। वेयर आई गॉट माई जॉब, और पढ़ते पढ़ते ही वहां मेरी नौकरी लग गई। पहले जब नौकरी नहीं लगी थी और जब मैं पढ़ता था उस समय, तो घर का इतना ज्यादा मेरे अटैचमेंट था, इतना ज्यादा कि हर वीक, कई बार तो बीच में छुट्टी आ जाती तो वीक में 2 बार घर की तरफ आकर्षित होता था, मैं घर की तरफ खींचता चला जाता था। एंड नाउ फॉर दीस 2 years, लेकिन अब मेरी नौकरी लगे हुए कितने दिन हो गए, 2 साल हो गए। और इन 2 सालों के अंदर I have thought of not even once, मेरे को घर की एक बार भी याद नहीं आई। सोचो आप, जो व्यक्ति हर सप्ताह घर भागने की जिद रखता था, हर सप्ताह घर भागने के बारे में सोचता था, वो कहता है अब भुवनेश्वर में मेरी नौकरी लग गई, भुवनेश्वर में ही मैं पढ़ते पढ़ते नौकरी लग गया। 2 साल हो गए नौकरी लगे हुए, लेकिन 2 साल में एक बार भी मुझे अपने घर की याद नहीं है। Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her.
कई बार मेरी माँ मेरे को पत्र लिखी इन 2 साल में, और पत्र लिखकर मेरे को उसको पत्र नहीं लिखने की मेरी नकारात्मकता के बारे में बता। कई बार मेरी मम्मी मेरे को पत्र लिखती और पत्र लिखकर कहती कि बेटा नौकरी क्या लग गई। आना तो दूर की बात है, पत्र लिखना ही भूल गया। मेरी माँ मेरे से शिकायत करती कि अब तेरे को तेरी माँ की याद नहीं आती। पहले तो हर शनिवार को, हर सप्ताह, हर वीक में 2 दिन आ जाता था, अब तेरी नौकरी लग गई तो आना तो दूर रहा, पत्र लिखने का भी तुझे टाइम नहीं मिलता। She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. और यहां तक कि मां जब मेरे को पत्र लिखती तो वो शादी के पहले वाले दिनों को भी मुझे रिमाइंड करवाती, याद दिलाती, बेटा शादी हुई है कि तेरी। यानी 2 साल तो तेरी जॉब हो गई, जॉब लगने के बाद तेरी शादी हो गई, पहले वाले दिन भूल गया। माँ के बिना एक रात, एक पल नहीं रहता था, एक दिन नहीं रहता था। माँ के बिना तेरा मन नहीं लगता था, माँ के बिना तुझे नींद नहीं आती थी, माँ के हाथ का तुझे खाना अच्छा लगता था। पत्नी के आते सब कुछ भूल गया। माँ इस प्रकार की शिकायत करती थी, मुझे कहती थी कि अब तेरे लिए माँ नहीं रही। Yes, I never have been able to break those. यही है क्या? Yes, I have never been able to break those strands of complacency which have coiled around me. वास्तव में ये जो स्ट्रैंड्स है, एक प्रकार से अपन कहें तो ये जो धागे हैं कॉम्प्लिकेंसी के, आत्मसंतुष्टि के, सॉरी कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि, इन आत्मसंतुष्टि के धागों को तोड़ना नहीं चाहता था मैं भी। विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ बन गए थे। आई हैव kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. जब भी मेरी माँ का पत्र आता, को कंप्लेन करती, मैं उसको बताता कि माँ मैं बिजी हूं। प्रीऑक्युपाइड यानी मेरी छुट्टी पहले से व्यस्तता में है। आज मेरे को मीटिंग के सिलसिले में मिलना है, संडे की छुट्टी है, लेकिन संडे को मैंने बिजनेस के मामले में बाहर जाना है, या कोई पार्टी आई तो उससे मिलूंगा, या तेरी बहू को शॉपिंग करवानी है। तो इस प्रकार से मैं प्री ऑक्युपाइड हूं, फ्री नहीं हो पा रहा माँ। मैं अक्सर कहता आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्रीऑक्युपाइड। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन। अब वो मुझे शिकायत नहीं करती, क्योंकि मां ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को लास्ट में समझा देती है। भाई जब बेटे को याद नहीं आए तो बार बार उसके पास बात करने का या फिर लेटर लिखने के रोने से थोड़ी लिखेगा, क्योंकि संबंध जो होते हैं वो भावनाओं से निभाए जाते हैं। संबंध किससे निभाए जाते हैं? भावनाओं से। संबंधों को आप किसी को फोर्स करके नहीं निभवा सकते। संबंध के लिए आप किसी के सामने रोना रोकर नहीं निभा सकते। एक पुत्र अपनी मां से प्यार करता है तो वो ऐसे कहने से नहीं करेगा, देख मैं तेरी मां हूं, मेरे से प्यार कर, देख मैं तेरी मां हूं, कहने से नहीं करेगा। मां के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट होगी, मां के प्रति उसके मन में भावना होगी, तभी तो वो मां से प्यार करेगा। अब आप जबरदस्ती उसको फोर्स करके, नहीं तेरे को पता नहीं है क्या मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, तू ये कर वो कर, नहीं सुने।
भावनाएं दोनों तरफ से सही होती है तब जाकर रिश्ते निकलते हैं, एकाकी होने पर नहीं। और जहां भावनाएं एक तरफ से खत्म हो जाए वहां रिश्ते टूटना ही ज्यादा अच्छा होता है। Probably she understand my position, शायद मेरी मां मेरी स्थिति को समझ गई कि बेचारा ये क्या करे, पहले तो ऑफिस में बिजी रहता है और बाकी टाइम में ये पत्नी है ये इसको फ्री नहीं रहने देती। समझ गई मेरी स्थिति को, चुप हो गई, अब नहीं लिखती, अब नहीं कहती कि बेटा 2 साल हो गए आई हुई तेरी याद आती है, अब नहीं कहती। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, अक्सर मेरे बड़े भैया मेरे को पत्र नहीं लिखते हैं। कोई काम होता है विशेष कोई, वरना मेरे बड़े भैया मेरे को कभी पत्र नहीं लिखते हैं। He does not need anything from me, क्योंकि मेरे बड़े भाई को मेरे से कुछ नहीं चाहिए। और ये सेक्रीफाइस होता है एक बड़े भाई का, छोटे भाई से उसको कुछ नहीं चाहिए। He has never sought a token from me in lieu of his concern for me as an elder brother. उसने कभी भी मेरे ऊपर अपने बड़े भाई होने का एहसान नहीं जताया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, आइला मेरे लिए ये कर वो कर। मैंने मेहनत करके तेरे को पढ़ाया है, तू पढ़ता था, मैं मेहनत करता था, तनख्वाह लाके मेरे को दिया कर, कुछ नहीं करता मेरा बड़ा भाई। कभी भी उसने बड़ा भाई होने का टोकन जताया ही नहीं। In those days when I was a student, उस जमाने में जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, स्टूडेंट हुआ करता था, the only thing that he inquired about was my well-being. उस समय भी वो जब मेरे से कोई बात जानना चाहता था या जानता था या पूछता था तो मेरी कुशल से पूछता था। ये कहता था छोटे तू ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, शहर में पढ़ रहा है, कोई खाने की पीने की पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है। हमेशा मेरी अच्छाई के बारे में ही पूछता था, कुशल से पूछता था, लेकिन कभी ये नहीं कहता था कि 2 दिन के लिए तू घर पे आ गया तो 2 दिन में ये काम कर, छुट्टी है तो छुट्टियों में ये काम कर। कभी उसने बड़े भाई होने का टोकन नहीं जताया। ड्यूरिंग माय स्टे होम, इतना ही नहीं, जब मैं घर रुकता था, जैसे संडे की छुट्टी है, ईद की छुट्टी है या कोई और छुट्टी है, तो जब मैं घर रुकता था, he would catch fish for me from the pond behind our house। तो हमारे घर के पीछे जो तालाब था या जो तालाब है, उस तालाब के अंदर से वो मेरे लिए मच्छी पकड़ के लाता। कौन? मेरा भाई। वो मेरे लिए मच्छी पकड़ के लाता and would ask his wife to prepare as a good dish, और स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए अपनी पत्नी को कहता, यानी मेरी भाभी को कहता, for I love fish, क्योंकि मेरे को मच्छी से बहुत प्यार था, मुझे मच्छी बहुत अच्छी लगती थी खाने में। इसलिए जब भी मैं कहता था तो मेरे भाई को पता रहता था कि मेरा भाई आया है और उसको मच्छी बहुत पसंद है। तो हमारे घर के पीछे जो तालाब होता था उसमें से वो मेरे लिए मच्छी पकड़ के लाता और लाकर फिर अपनी पत्नी से, मेरी भाभी से कहता कि बहुत ही स्वादिष्ट मच्छी बनाकर खिलाना मेरे भाई। When the catch was scanty, लेकिन जब मच्छी कम रह जाती, जैसे कई बार पूरा परिवार है, उसके बच्चे भी है, उनकी मिसेज भी है, माँ भी है, लड़का भी है, तो ऐसी स्थिति में जैसे 2 मच्छी पकड़ लिया, मच्छी बड़ी है तो सबने खा ली, लेकिन कभी कभी कैच स्कैंटी रह जाता, मतलब मच्छी एक ही मिली और छोटी ही मिली। The dish would be prepared exclusively for me, तो फिर वो मच्छी वाली डिश खास तौर से मेरे लिए ही बनती थी। यानी अपने बच्चों को भी नहीं खाने देता, उनको भी नहीं देता था, ये चाचू के लिए मच्छी,
मच्छी किसके लिए? चाचू के लिए। और तुम सब खाओ दाल के साथ। इतना प्यार बड़े भाई का। He would say to his wife, वह अपनी पत्नी से कहता, You must make the dish as delicious as possible using mustard paste for बबुली। वो कहता बबुली के लिए, बाबुली के लिए सरसों का पेस्ट लगाकर जितनी स्वादिष्ट मच्छी बना सकती है उतनी स्वादिष्ट डिश बना। Even now he is the same man with the same tone of love and compassion। हालांकि मेरा भाई आज भी वही है, मेरे प्रति उसका प्यार आज भी वही है, मेरे प्रति उसके बोलने का नजरिया ढंग आज भी वही है, उसकी टोन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसा ही दयालु, वैसे ही भाव, वैसी करुणा। नथिंग हैड चेंज्ड हिम। मेरे भाई को किसी ने नहीं बदला, यानी न मेरे भाई को सर्कमस्टेंसेस बदल पाई, न मेरे भाई को समय बदल पाया, न मेरे भाई को उसकी शादी बदल पाई। भाई परिस्थितियां मेरे भाई के पास भी थी, समस्याएं उसके पास भी थी। माना जी में नौकरी करता था, वो खेती करता था, काम उसके पास भी था, शादी उसकी भी हुई थी, बच्चे उसके भी हैं, लेकिन उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। ये परिवर्तन मेरे ही व्यवहार में क्यों आ गया? इन 7 चिल्ड्रन, 7 तो उसके बच्चे थे मेरे बड़े भाई के, फादर मदर, इसके अलावा मेरे माँ बाप, कितने हो गए? 9, और फिर मेरी भाभी 10 और वो खुद 11, यानी पूरे परिवार में 11 सदस्य थे। कैटल फील्ड हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा घर की, खेत की, जानवरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज गाय के लिए बाट नहीं है, आज भैंस के लिए क्या कहते हैं वो चारा नहीं है, आज घर में साबुन नहीं है, तेल नहीं है, आज माँ के लिए दवाई नहीं है। अलग अलग प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी फेस कर रहा था, वो भी निभा रहा था। He is the same my elder brother। लेकिन आज भी मेरा बड़ा भाई वैसा का वैसा ही है जैसा था, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी वही प्यार, वही करुणा, सब कुछ वही स्नेह उसमें, यानी कोई भी चीज मेरे बड़े भाई को बदल नहीं सकती, परिवर्तित नहीं कर सकती। I handled the letter carefully। वह जो पत्र पड़ा हुआ था टेबल पर, मैंने बड़े सावधानी से उस पत्र को उठाया। I handled the letter carefully। मैंने पत्र को सावधानी से रखा। हैंडल का मतलब रखना, यानी मैंने पत्र पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उसको रखा। He had asked me to come home। मेरे भाई ने मुझे घर आने के लिए कहा है, भैया ने मुझे घर बुलाया है। Some feud had cropped up। feud का मतलब है या झगड़ा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई बात बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया। The two sisters in law had quarreled। मेरी दोनों जो भाभियां हैं वो लड़बड़ी, लड़ली, झगड़ली। दोनों भाभियां कौन सी?
एक तो मेरे बड़े वाले भैया और एक मेरे छोटे वाले भैया, दोनों ही मेरे से बड़े हैं। तो बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों में झगड़ा हो गया। और पैडी फील्ड, हमारे अनाज के खेत, द कॉटेज झोपड़ी एंड ऑल द मूवेबल एंड इनमूवेबल वर टू बी डिवाइडेड, और सारी की सारी चल और अचल संपत्ति जो है हमारी, उसका विभाजन होना था। इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस, हम तीनों भाइयों के बीच में 3 हिस्सों में ये चीजें बंटनी थी। गाय, भैंस, बकरी, खेत, जो भी घर में सामान था, यानी हम अलग अलग हो रहे थे। मेरे बड़े भाई ने कह दिया कि भाई तू आजा, तेरी दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, अब जो है फला फला दिन का बंटवारा करेंगे, तो तू भी आकर तेरा हिस्सा ले ले। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसिबल, मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी, आवश्यक। मेरी उपस्थिति कैसी थी? अनिवार्य थी, आवश्यक थी। इट वॉज माई सेकंड मदर who was so particular and adamant about the division. बंटवारा करने का भी मेरे बड़े वाले भैया का कोई इरादा नहीं, लेकिन लेखक कहता है कि मेरा जो छोटा वाला भाई था, सेकंड ब्रदर, दूसरा वाला भैया, खास तौर से वो अड़ा हुआ था। पर्टिकुलर एडामेंट का मतलब हो गया खास तौर से वो अड़ा हुआ था अबाउट द डिवीजन, बंटवारे के लिए। He wanted it at any cost, किसी भी कीमत पर वह इस बंटवारे को चाहता था। यानी उसने साफ कर दिया बंटवारा तो होकर रहेगा, और किसी भी कीमत पर वो बंटवारा करवाना चाहता था। I finished reading the letter, मैंने पत्र को पढ़ना खत्म किया। A cold sweat drenched me, ठंडे से पसीने ने मुझे भिगो दिया। मतलब एक ठंडा सा पसीना मेरी पूरी बॉडी पर हो गया। I felt helpless often, एक प्रकार से मैंने अपने आप को असहाय सा महसूस किया। ऑफेंड का मतलब अनाथ, मैंने अपने आप को अनाथ महसूस किया। यानी जिसके सर से उसके पिता का साया उठ जाता है, मैंने अपने आप को वो महसूस किया। A sort of despair haunted me for a long time, लंबे समय तक एक प्रकार की हताशा ने मेरा पीछा किया। लंबे समय तक मैं काफी हताश रहा। एक प्रकार से एक हताशा मेरे पीछे चलती रही। क्विक रिलेंटलेसली, बिल्कुल व्याकुल। सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, कई बार कोई परेशानी होती है, व्याकुलता होती है, व्यक्ति कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी आता है, कभी जाता है, तो व्यक्ति परेशान होता है, सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता। तो ऐसी मेरी स्थिति बन गई थी। I tried to drive them away, yawning helplessly in the chair. और कुर्सी में बैठे बैठे मैं अपनी इस असहायता को, मेरी इस परेशानी को जमाइयां ले लेकर दूर करने का प्रयास कर रहा था। बड़े बड़े उपाय से ले रहा था, जिससे कि मेरी ये बेचैनी दूर हो जाए। या इसको अंडरलाइन कर लो। चलो ये आगे की 3 लाइन और पढ़ लो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर देंगे। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, लेखक कहता है कि रात को, कहने का मतलब शाम के समय,
जब मैंने अपनी पत्नी को इस पार्टीशन के बारे में बताया, बंटवारे के बारे में बताया कि सुन भाग्यवान, आज बड़े भैया का पत्र आया है, प्रॉपर्टी का डिसीजन होना है। तो जब मैंने उसको इस पार्टीशन के बारे में बताया, आई फाउंड इट टोटली अनपर्टर्ब्ड। तो उसने किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं बनाया, अनपर्टर्ब्ड। तुरंत पूछा उसने, बहन कब हो रहा है? मतलब जब मैंने कहा कि आपको बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, क्या हो गया? पहले तो मोटा मुंह करके बोल दिया। फिर मैंने पूछा, भैया का लेटर आया है, डिवीजन के लिए बोल रहे थे, बंटवारा करने के लिए। अच्छा, कब के लिए बोल रहे हैं? मतलब 1% भी उस बंदी ने ऐसा नहीं किया। ऐसी क्या जरूरत है जी भैया को? कम से कम मेरे मन की संतुष्टि के लिए ये कह देती कि बंटवारा क्यों कर रहे हैं, क्यों बंटवारा कर रहे हैं घर का, मन रखने के लिए कह देती, लेकिन नहीं कहा। उसने तुरंत चला कर, अच्छा कब कर रहे हैं? उत्सुकता में पूछा। I found her, she just asked me when, as if she was all prepared and waiting for this event to take place. उसने झट से मेरे से पूछा कि कब, और ऐसे पूछा जैसे कि मानो वो पहले से ही तैयार बैठी हो और इस मौके का इंतजार कर रही हो कि वो मौका कब आएगा। मैंने कहा इन द मीन टाइम आई सेड, मैंने उसको बता दिया कि 1 सप्ताह के अंदर होगा बंटवारा। अब आगे की जो बातें हैं अपन मंडे को करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितना अपन ने चैप्टर पढ़ लिया, उतने क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपको, राइटिंग मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग जो बुक में दे रखे हैं, कम से कम जिन वर्ड्स की अपन को क्वेश्चन का आंसर लिखने में जरूरत पड़ेगी, वो वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी कॉपी में अकॉर्डिंग टू चैप्टर लिखने हैं। और जिन्होंने नहीं लिखे वो लिखते रहे। एक चैप्टर के कम से कम 15 से 20 वर्ड मीनिंग तो होने ही चाहिए, ताकि हमें क्वेश्चन का आंसर, और वो भी ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं। जो आते हैं उन्हीं को उसने लिख लिया फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि अपन बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। और बोर्ड के एग्जाम के लिए जितने ज्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितने ज्यादा साइलेंटली पढ़ेंगे, जितने ज्यादा शांति से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हमारे पास जो समय है वो कम से कम है, हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। समझ में आ गई बात?